हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक मिश्रा फिर से एक बार एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने आया हूँ। और नया चैप्टर, ये लेक्चर नए चैप्टर के साथ। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके लिए। कौन सा चैप्टर, तो देखें थोड़ा। ये मैंने मैकेनिक्स 3 ग्रुप मैंने बनाया हुआ है। मैंने आपको बताया हुआ था पहले से लेक्चर, अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने फिजिक्स 11th की फिजिक्स को कैसे आपके सामने रखना है, इसका मैंने अपना एक प्लान बनाया हुआ होता है, जिसमें मैंने 11th के पूरे सिलेबस को 6 भाग में बांटा है। पहले भाग का नाम है, पहले पार्ट का नाम है मैकेनिक्स 1, मैकेनिक्स 2, मैकेनिक्स 3, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वेव एंड लास्ट में हीट। ठीक है, ये इन सेक्शन के साथ मैंने 11th का पूरे सीरीज बनाया हुआ है। ठीक है। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैकेनिक्स 3। मैकेनिक्स 3 में चैप्टर्स देखें पहले। मैकेनिक्स 3 में 4 चैप्टर होगा आपके लिए। मैकेनिक्स 3 में 4 चैप्टर होगा। पहले चैप्टर का नाम है सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन। दूसरे चैप्टर का नाम होगा रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। तीसरे चैप्टर का नाम होगा ग्रेविटेशन। क्या? ग्रेविटेशन। चौथे चैप्टर का नाम होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं एसएचएम। देखें स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बताया था कि फिजिक्स के जो सेक्शन 6 हैं, पहला सेक्शन है मैकेनिक्स 1, जिसमें 4 चैप्टर होता है। न्यूटन डायमेंशन, जो उधर से चल भी रहा है, न्यूटन डायमेंशन चैप्टर का लेक्चर मैं डाल भी रहा हूँ, आप देख रहे होंगे। दूसरा चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर है वेक्टर। इसके बाद न्यूटन डायमेंशन के बाद वेक्टर शुरू करूँगा। तीसरे चैप्टर का नाम है आपका कैनिमेटिक्स। चौथा चैप्टर उसमें होगा एरर एंड मेजरमेंट। इसके बाद मैकेनिक्स 2 का भी वीडियो मैं डालूंगा। मैकेनिक्स 2 में भी 4 चैप्टर होगा, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी एंड सेंटर ऑफ मास। और उसके बाद मैकेनिक्स 3 के साथ ही चैप्टर, ये मैकेनिक्स सेक्शन जो है कंप्लीट हो जाता है। इसमें 4 चैप्टर रहेगा, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, रोटेशन मोशन मैंने लिख दिया, ग्रेविटेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, शॉर्ट में हम लोग कहते हैं एसएचएम। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बच्चों सर्कुलर मोशन। आज आपके लिए लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पेज में चले तो पहला चैप्टर मैकेनिक्स 3 का पहला चैप्टर होगा सर्कुलर मोशन। मैकेनिक्स 3 का पहला चैप्टर है सर्कुलर मोशन। तो पहले टॉपिक्स देख लें स्टूडेंट्स। और जैसे आपको पता है कि हर एक चैप्टर के पहले जब मैं स्टार्ट करता हूँ चैप्टर, सबसे पहले उसके टॉपिक्स मैं आपको लिखाता हूँ, बताता हूँ कि इस चैप्टर में ये टॉपिक हैं, और लेक्चर बाय लेक्चर हर एक लेक्चर में एक एक टॉपिक को मैं कंप्लीट करता हूँ। तो पहला सर्कुलर मोशन में 10 टॉपिक आपको मिलेगा। क्या टॉपिक? 10। पहला टॉपिक का नाम है आपका सर्कुलर मोशन। दूसरा होगा कैनिमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। कैनिमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तीसरा होगा यूनिट वेक्टर along and perpendicular to radius। सेक्शन का नाम है वेलोसिटी एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। पांचवा होता है फोर्सेज इन सर्कुलर मोशन। और पांचवा में आप लिख लें टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। फिफ्थ नंबर में टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सिक्स नंबर में हो गया फोर्सेस
in circular motion. Forces in circular motion. 7th नंबर के लिए नेक्स्ट पेज कर लें हम लोग. 7th नंबर हो जाएगा. फोर्सेज इन सर्कुलर मोशन के बाद हम लोग करेंगे कोनिकल पेंडुलम. नेक्स्ट हम लोग करेंगे बेंडिंग ऑफ साइक्लिक. 9th नंबर होगा. और 9th नंबर पॉइंट है सर्कुलर टर्निंग्स ऑफ रोड. सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड्स बाय कार कर लें. में 3 केस होगा. विथ फ्रिक्शन ओनली, या ऐसा कर लेते हैं बाय फ्रिक्शन ओनली. बी नंबर में हो जाएगा स्टूडेंट्स बाय बैंकिंग ऑफ रोड. बाय बैंकिंग ऑफ रोड. तीसरा बाय बोथ ड्यू टू फ्रिक्शन एंड by both due to friction and banking. फ्रिक्शन एंड बैंकिंग कर सकते हैं. इसको हम यहाँ से बाय ड्यू बाय फ्रिक्शन एंड banking of road. 10 नंबर में हो गया आपके लिए मोशन इन वर्टिकल सर्कल. ग्यारह नंबर में सम इम्पॉर्टेंट, तो मैं हर चैप्टर में डालता हूँ, आपने देखा होगा. सम इम्पॉर्टेंट देखिए स्टूडेंट्स, और पीछे से देखिए मैकेनिक्स, जैसे मैंने बताया ये 4 चैप्टर है. तो स्टार्ट मैंने किया सर्कुलर मोशन से. पहला चैप्टर सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन के टॉपिक्स देख लिया जाए. पहला टॉपिक है सर्कुलर मोशन. नेक्स्ट है कैनिमेटिक्स. कैनिमेटिक्स ऑफ इसको हटाएं. कैनिमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. यूनिट वेक्टर along and perpendicular to radius. 4th number में velocity and acceleration in circular motion. Types of circular motion. Forces in circular motion. फिर next आए conical pendulum. Bending of cyclists. Circular turning of roads. Circular turnings of roads. Circular turning of roads by कार. अब इसमें देखिए 3 केस हो जाते हैं. बाय फ्रिक्शन ओनली, बाय बैंकिंग ऑफ रोड, बाय बैंकिंग ऑफ रोड ओनली भी कर सकते हैं आप यहाँ पे. और यहाँ पे हो जाएगा बाय फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड बोथ. नेक्स्ट है मोशन इन वर्टिकल सर्कल. सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए जिसको कि हम लोग को डिस्कस करना है. तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं. हम लोग का पहला टॉपिक आज का क्या होगा स्टूडेंट्स? सर्कुलर मोशन. आज हम लोग जो करेंगे सर्कुलर मोशन. ध्यान दें, आज हम लोग सर्कुलर मोशन भी करेंगे और कैनिमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन करेंगे, क्योंकि कैनिमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन थोड़ा बड़ा टॉपिक है. तो इसको मैं सोचता हूँ आधा आज के लेक्चर में कवर कर लूँ, आधे नेक्स्ट लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर में मैं करूँगा. ठीक है, तो स्टार्ट करें स्टूडेंट्स. सर्कुलर मोशन पहला टॉपिक, सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन क्या होगा? सिंपल सा केस. ये एक सर्कल है, ये सर्कुलर पार्क है. इस पार्क पे आप
इस पार्क में आप घूम रहे हैं, आपका मोशन कैसा होगा? आप इस पार्क पे ऐसे घूम रहे हैं, आपका मोशन कैसा होगा? सर्कुलर। तो सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन हम लोग कैसे क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन कहेंगे इसके कई डेफिनेशन हो सकते हैं, समझे ज़रा सा आप। सर्कुलर मोशन के बारे में हम लोग क्या-क्या बात कर सकते हैं? सर्कुलर मोशन के बारे में कहेंगे, जब कोई बॉडी इस तरीके से मूव करता है, जब कोई बॉडी किसी सर्कल पे मूव करता है या सर्कल के किसी हिस्से पे मूव करता है, बॉडी मूव्स ऑन ए सर्कल और सम पार्ट ऑफ द सर्कल, सम पार्ट ऑफ द सर्कल। जब कोई बॉडी किसी सर्कल पे मूव करता है या सर्कल के कुछ हिस्से तक मूव करता है, कुछ हिस्से पे मूव करता है, के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। समझ में आया मैंने क्या बोला? जब कोई बॉडी ऐसे मूव करे, इस तरीके से मूव करे, मतलब कोई बॉडी सर्कल पे मूव करे, सर्कल के कुछ हिस्से पे मूव करे। जैसे आप ये सर्कल पे पूरा मूव कर गए, या फिर मान लीजिए आप जैसे रोड पे अब देखें, कोई गाड़ी टर्न होता है ना, टर्न पे उसके मोशन को आप देखें। हम पैदल चलते हैं, पैदल आ रहे हैं और सीधे यहाँ से घूम सकते हैं। पैदल वाले के तो पास में ऑप्शन है, ये इसी तरीके से घूमता ही है। आप ऐसे आ रहे होते हैं और ऐसे करके आप टर्न हो जाते हैं लेकिन एक कार को या बाइक को या साइकिल को अगर चल टर्न होना होगा तो देखिए कैसे टर्न होगा। वो ऐसे आएगा और ऐसे। तो देखें तो यहाँ से यहाँ तक इसके पाथ को देखेंगे तो ये थोड़ा टर्निंग पाथ होगा, ठीक है ना? तो इसका अगर इसे यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो देखेंगे ये पाथ एक तरीके से सर्कुलर पार्क है। छोटा सा पाथ इसका, वो जो कार है या बाइक जो भी होगा, इसका ये वाला पार्ट सर्कुलर पार्ट हो गया। यानी कि इसका मोशन यहाँ से लेकर पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक क्या हो गया? सर्कुलर मोशन हो गया। ठीक है ये इसका सेंटर, उस सर्कुलर मोशन का ये सेंटर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि हम लोग अगर गाड़ी से चलते हैं, कई बार हम लोग सर्कुलर मोशन पे जाने चाहे माने जाने अनजाने हम लोग सर्कुलर मोशन में आ ही जाते हैं। तो सर्कुलर मोशन किसको कहेंगे? जब किसी सर्कल पे आप मूव करते हैं या सर्कल के किसी छोटे से हिस्से पे आप मूव करते हैं, तो उस समय आपका मोशन क्या कहलाता है? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन समझ में आ गया? जब आप किसी सर्कल पे मूव करते हैं या सर्कल के किसी हिस्से पे मूव करते हैं, मोशन करते हैं, तो उस समय आपका मोशन क्या कहलाता है? सर्कुलर मोशन होता है। तो लिखेंगे डेफिनेशन, अगर आप कहें तो मैं लिख दूं, तो इसको रहने देते एग्जाम्पल के तौर पे। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। हम क्या डेफिनेशन देंगे सर्कुलर मोशन का? व्हेन अ बॉडी और पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कल और some part of the circle, then motion of the body is called सर्कुलर मोशन। उस समय बॉडी का मोशन क्या कहलाता है? सर्कुलर, सर्कुलर मोशन कहलाता है। समझ गए? जैसे आप इस सर्कल पे मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं, या एक सर्कल के छोटे से पार्ट पे आप मूव कर रहे हैं, आप ऐसे यहाँ से मूव करते हुए यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ से यहाँ तक का मोशन आपका क्या हो जाएगा? सर्कुलर। समझ गए? तो सर्कुलर मोशन के बारे में क्या कहेंगे? जब आप किसी सर्कल पे या सर्कल के किसी पार्ट पे मूव करते, कुछ हिस्से पे मूव करते, तो आपका मोशन क्या होगा? सर्कुलर मोशन। ठीक है? सर्कुलर मोशन के बारे में एक नोट पॉइंट जान लें कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। देखिए ये एक प्लेन है, देखेंगे तो ये एक प्लेन है कि नहीं है? तो सर्कुलर मोशन किसका एग्जाम्पल है? सर्कुलर मोशन प्लेनर एक मोशन का एग्जाम्पल है। सर्कुलर मोशन इज ए टू डायमेंशनल मोशन, मतलब ये एक प्लेन का मोशन है। सर्कुलर मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन। सर्कुलर मोशन कौन सा मोशन होता है? टू डायमेंशनल मोशन। दिस मोशन इज इन ए प्लेन, दिस मोशन हैपेंस इन प्लेन। प्लेन कह दिया तो टू डायमेंशन इसका मतलब आ ही गया। सर्कुलर मोशन टू डायमेंशनल मोशन है, यानी कि एक प्लेन में मोशन है, इसको हम लोग प्लानर मोशन भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ये सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन हो गया कि जब कोई बॉडी किसी सर्कल पे या सर्कल के किसी पार्ट पे मूव करता है तो उसके मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन।
सर्कुलर मोशन का एक अगला एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। देखिए कि जैसे ये सेंटर हो गया, ये सर्कल मान, कोई बॉडी ऐसे मूव कर रहा है कि उसका डिस्टेंस किसी फिक्स पॉइंट से हमेशा फिक्स रहे, तब भी तो इसको सर्कुलर मोशन कहेंगे। इसका एक इस फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर। तो हम लोग ऐसा भी डेफिनेशन दे सकते हैं, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज सेम और कांस्टेंट, देन द मोशन ऑफ द बॉडी इज circular motion. That fixed point is called center and that fixed distance is called radius. Clear हो गया? इसका दूसरा डेफिनेशन देखेंगे। When a body moves, when a body moves in a plane such that its distance from a fixed point is always same. Clear हो गया? This fixed point is called, this fixed point is called what? Center. And this fixed distance is called, and this fixed point is called center, and this fixed distance, and this fixed distance is called radius. समझ गए स्टूडेंट्स? मैंने क्या कहा, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज सेम। ठीक है, जैसे मान लीजिए बॉडी मूव कर रहा है, अभी यहाँ पे इस पॉइंट से का डिस्टेंस ये हो गया, जब यहाँ पहुँच गया तो डिस्टेंस ये, यहाँ पहुँच गया तो इसका डिस्टेंस ये, यह पहुँच गया तो यहाँ पर डिस्टेंस ये, यहाँ पे पहुँच गया तो डिस्टेंस ये, यहाँ पे पहुँच गया तो डिस्टेंस ये, यहाँ पे पहुँच गया तो डिस्टेंस ये, जहाँ पे भी पहुँचा डिस्टेंस सेम रहना चाहिए। ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सर्कुलर मोशन। ठीक है, आप इसका अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, सारे पॉइंट्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पेज का। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, हम लोग पीछे के पॉइंट्स देख लें। चलिए, हाँ देखें, ये यहाँ पे मैंने बताया था सर्कुलर मोशन के पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट्स क्या है, सर्कुलर मोशन, वो हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट करने जा रहे हैं, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। मैंने बताया था कि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा होगा, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन बड़ा होगा, तो मैं आधा इस लेक्चर में कवर करूँगा, आधे नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें नेक्स्ट पेज से। पॉइंट नंबर 2, सेकेंड टॉपिक है काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। देखिए स्टूडेंट, इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं एंगुलर पोजीशन। पहला पॉइंट हम लोग का होगा एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन क्या होता है इसके बारे में देखिए। ये एक सर्कुलर मोशन हो गया, सर्कुलर पाथ हो गया, ये सर्कुलर पाथ हो गया। एक बॉडी जो है इस पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये बॉडी है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। इस पोजीशन से ये सर्कुलर मोशन स्टार्ट करने वाला। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको अभी थोड़ा सा इरेज करते हैं यहाँ से। ये सर्कुलर पाथ हो गया, सर्कुलर पाथ हो गया। देखिए पॉइंट नंबर क्या करने जा रहे हैं, एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन क्या होता है? देखिए, सर्कुलर पार्क हो गया, सर्कुलर रास्ता हो गया, ठीक है, एक सर्कल हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। अब कोई बॉडी मूव करना शुरू कर रहा है, कोई बॉडी यहाँ से मूव कर रहा है, कहीं से भी स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, या अभी यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है। अगर उसका पोजीशन आपको बताना होगा तो पोजीशन आप जानते हैं किसी भी चीज़ का पोजीशन हमेशा रेफरेंस से ही डिसाइड होता है, यानी कि पोजीशन किसी बॉडी का रेफरेंस पे डिपेंड करता है। क्लियर? जैसे मैं पूछूं किसी भी जगह का कि इस शहर का रेलवे स्टेशन कितना दूर है यहाँ से, तो यहाँ से अगर मैं सीधा सवाल पूछूं कि रेलवे स्टेशन कितना दूर है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा एम्बिगस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि
हर आदमी अलग अलग जगह से उसका डिस्टेंस बता देगा, वो जहाँ पे है उसके रिस्पेक्ट में डिस्टेंस बताएगा। तो एक ही शहर में अगर कई 4 लोग 5 लोग 10 अलग अलग जगह पे हैं, 5 6 लोग अलग अलग जगह पे हैं, उनसे सवाल आप पूछेंगे रेलवे स्टेशन कितना दूर है, कोई बोलेगा 1 किलोमीटर दूर, कोई बोलेगा 2 किलोमीटर दूर, कोई बोलेगा आधे किलोमीटर दूर, वो अपने अपने रेफरेंस से बता रहा है। उसी तरीके से सर्कुलर मोशन में भी बॉडी मोशन कर रहा है, उसका कुछ डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, स्पीड होगा, वेलोसिटी होगा, ये सारा मेजरमेंट होगा एक रेफरेंस पॉइंट से। एक रेफरेंस आपको लेना होगा, ठीक है। बिना रेफरेंस लिए आप किसी बॉडी का एग्जैक्ट पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट नहीं बता पाए। तो हम लोग यहाँ पे सेंटर तो है ही है, एक लाइन लेते हैं, इस लाइन को हम लोग रेफरेंस लाइन बताएंगे, कहेंगे इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, रेफरेंस। अब ये जो भी मेजरमेंट इस सर्कुलर मोशन में होगा, मैंने बताया सर्कुलर मोशन में जो भी मेजरमेंट होगा, क्या मेजरमेंट होगा, एंगुलर पोजिशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जो कुछ भी, हम लोग इसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में जवाब देंगे, इसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हमारा आंसर आएगा। अब इससे इसके रिस्पेक्ट में आंसर आने से फ़ायदा क्या होगा कि चाहे अब उस क्वेश्चन का आंसर मैं करूं, आप करें, कोई भी करेगा, अगर रेफरेंस इसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में जवाब देना होगा, आंसर करना होगा, तो सबका आंसर सेम होगा। क्लियर? मैंने क्या कहा कि अगर अलग अलग आदमी को छोड़ दें, वो अपने अपने रेफरेंस के हिसाब से आंसर देगा, तो मैं और उस केस में जब डिफरेंट डिफरेंट आंसर आएगा और कोई भी आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि सब अपने रेफरेंस से दे रहे हैं, लेकिन अलग अलग आंसर दे रहे हैं, तो उस केस में जज करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इनएनिमस एक रेफरेंस ले लेते हैं। अब उस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में सबको मेजर करना होगा, चाहे हम करें, आप करें, कोई करे। तो ये एक रेफरेंस लाइन हमने ले लिया, ये हमने रेफरेंस लाइन ले लिया। अब जो भी मेजरमेंट करेंगे इसी के रेफरेंस में करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए, कोई बॉडी यहाँ से मोशन स्टार्ट किया होगा कभी और अभी यहाँ पहुँच गया। कोई बॉडी मोशन कहीं से स्टार्ट किया होगा, मान ली यहाँ से कहीं से, अभी यहाँ पहुँच गया, इस लाइन को जोड़े। तो ये लाइन और रेफरेंस लाइन के बीच में जो ये एंगल है, ये कहलाएगा इस बॉडी का पोजीशन। इस बॉडी का क्या होगा? पोजीशन। ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं एंगुलर पोजीशन। क्या बोलते हैं? एंगुलर पोजीशन। ठीक है। एंगुलर पोजीशन समझ गए? किसी बॉडी का किसी बॉडी का जो पोजीशन होता है, किसी बॉडी का पोजीशन किसी रेफरेंस के साथ कितने एंगल पे है, उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर पोजीशन। तो एंगुलर पोजीशन का डेफिनेशन क्या होगा? द एंगल बाय द पोजीशन वेक्टर। एंगुलर पोजीशन का डेफिनेशन दे दे, द एंगल बाय द, देखिए ये पोजीशन वेक्टर हो गया, द एंगल बाय द पोजीशन वेक्टर ऑफ द बॉडी ऑफ द मूविंग पार्टिकल, कर लेते हैं मूविंग पार्टिकल मेक्स विथ रेफरेंस line is called position, is called angular position. एंगुलर पोज, देखिए स्टूडेंट्स, एंगुलर पोजिशन, ये रेफरेंस लाइन मैंने बताया, पहले हमने रेफरेंस लाइन ले लिया, बॉडी मूव करते यहाँ पहुँच गया, तो इसका ये पोजिशन वेक्टर हो गया। ये क्या हो गया? इस बॉडी का पोजिशन वेक्टर इस समय टी, कल टाइम टी पे। अब इसका जो पोजिशन वेक्टर है रेफरेंस लाइन के साथ जितना एंगल बना रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर पोजिशन। इसका यूनिट क्या होगा? क्योंकि ये एंगल है, तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए? रेडियन। क्या होना चाहिए? रेडियन। एंगुलर पोजीशन का यूनिट हो गया बच्चों रेडियन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे इसमें, नेक्स्ट हम लोग का आना है एंगुलर पोजीशन के बाद हम लोग करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखें क्या होता
जैसे मैंने बताया कि ये सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर पाथ है, सर्कल है, ये इसका रेफरेंस हो गया, रेफरेंस लाइन हो गया। ठीक है, अब सारा मेजरमेंट यहाँ पे यहीं से करेंगे। इसको सेंटर ओ मान लेते हैं, ये पॉइंट ए मान लेते हैं। मान लीजिए बॉडी अभी एट टी इजकल टू जीरो, टी इजकल टू जीरो का मतलब फिजिक्स में ये हुआ कोई काम यहाँ पे शुरू हुआ, यहाँ से काम शुरू हुआ। तो मान लीजिए टी इजकल टू जीरो पे कोई बॉडी यहाँ पे है, तो इसका पोजिशन वेक्टर तो ये होगा, वो इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। इसको हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, एंगुलर पोजिशन। लेकिन बॉडी ये मूव कर रहा है, तो मूव करते करते ये यहाँ पे पहुँच गया। जब यहाँ पे पहुँच गया तो इसका पोजिशन वेक्टर तो ये हो गया, ये पॉइंट बी मान लेते हैं और ये पॉइंट सी मान लेते हैं। तो नया पोजिशन वेक्टर ये हो गया। तो जो पोजिशन वेक्टर पुराने पोजिशन वेक्टर से, ध्यान दे रहे कि पोजिशन वेक्टर इनिशियल इतना यहाँ पे था, बाद में ये हो गया, तो इसके बीच का जो एंगल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या होगा, इट इज द एंगल रोटेटेड बाय द पोजिशन वेक्टर, रोटेटेड बाय द पोजिशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम। ये पोजिशन वेक्टर है वो देखें, पोजिशन वेक्टर पहले ये था, कितना एंगल पे था, थीटा एंगल पे, बाद में ये घूम के यहाँ पहुँच गया, कितना एंगल से घूमा, डेल्टा थीटा। तो यानी कि यहाँ से कितना एंगल पे चला गया, ये एंगल कितना हो गया, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। पहले का एंगल कितना है स्टूडेंट्स, थीटा, और डेल्टा थीटा घूमा तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो ये हो गया फाइनल एंगल और ये इनिशियल एंगल, इसके डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डेल्टा थीटा से लिख सकते हैं। तो देखिए, तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर पोर्शन कितना था, थीटा प्लस डेल्टा थीटा, और इनिशियल कितना था, थीटा। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, पहले ये एंगल कितना बनाया था, थीटा वन, बाद में ये एंगल कितना बना दिया, थीटा टू, थीटा टू। ठीक है, तो थीटा टू माइनस थीटा वन को हम लोग क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इट इज द एंगल रोटेटेड बाय पोजिशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। का डेफिनेशन क्या देंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन देंगे, इट इज द एंगल रोटेटेड बाय पोजीशन वेक्टर of moving particle with respect to reference line। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, इट इज द एंगल, जो ये नया एंगल घूमा है ना, इट इज द एंगल रोटेटेड बाय द पोजिशन वेक्टर ऑफ मूविंग पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम। जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका पोजिशन वेक्टर जितना से घूम गया, उस एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नया डेफिनेशन क्या होगा, एक नया डेफिनेशन यहाँ से हम लोग बना सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज change in position vector, change in angular position। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आए, देखें जरा सा, जैसे ये था, बड़ा डायग्राम बनाते हैं, ये रेफरेंस लाइन हो गया, ये क्या हो गया, रेफरेंस लाइन। ठीक है, बॉडी ऑलरेडी इस एंगल पे था, कितना एंगल पे, थीटा वन पे, ए पॉइंट पे, कुछ देर के बाद ये यहाँ पहुँच गया बी पॉइंट पे, और एंगल अब पोजिशन वेक्टर, ये एंगुलर पोजिशन कितना है, थीटा वन। देखिए, तो शुरुआत में एंगुलर पोजिशन कितना है, थीटा वन, बाद में एंगुलर पोजिशन कितना है, थीटा टू। तो ये जो डिफरेंस आया, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब बॉडी यहाँ पे था, कब से था कोई मतलब नहीं, लेकिन अब यहाँ से यहाँ गया, तो ये जो एंगल ये गया, ये कितना डिस्टेंस कवर किया, वो तो डिस्टेंस हो गया, और इसका जो ये पाथ है, रास्ता, ये डिस्टेंस, सेंटर पे कितना एंगल बनाया नया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेस, डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा, फाइनल एंगुलर पोजिशन, जिसको हम लोग क्या नाम दिए, थीटा वन, और इनिशियल क्या हो गया, थीटा वन। तो डेल्टा थीटा क्लियर हो गया, ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका यूनिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका यूनिट भी हो जाएगा रेडियन। एंगल ही तो है, एंगल का डिफरेंस है, ये एंगल, ये एंगल, एंगल का डिफरेंस क्या कहलाएगा, रेडियन ही तो कहलाएगा। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
का यूनिट क्या हो गया रेडियन, एंगुलर पोजीशन का भी यूनिट क्या हो गया रेडियन। ये डायमेंशनलेस मैंने बताया था, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा, डायमेंशनलेस। कौन कौन डायमेंशनलेस होगा, कौन कौन सा डायमेंशनलेस होगा, एंगुलर पोजीशन भी, एंगुलर पोजीशन भी तो एंगल था ना, रेडियन यूनिट था, एंगुलर पोजीशन एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा। यूनिट कितना है दोनों का, दोनों का यूनिट रेडियन होगा स्टूडेंट्स। अब थोड़ा सा एक चीज बात करते हैं, नाम क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देखिए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जान के सुन के आपको क्या लगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन सा, ये वेक्टर है कि स्केलर है, थोड़ा सा मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर है कि वेक्टर, इसके बारे में आपका क्या कहना है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट सुनने से ही लगता है कि वेक्टर है, क्या है, वेक्टर है, क्लियर। लेकिन आप ध्यान रखें कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कि स्केलर, इसमें थोड़ी सी एक बात है आपको समझना है, वो ये बात है, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम से हुआ है, यानी कि डेल्टा थीटा बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, कम हुआ है, कम है, तो उस केस में इसको वेक्टर मानेंगे, क्या मानेंगे, वेक्टर। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, ठीक है, तो उस केस में इसको स्केलर लेके चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे, इनफाइनेटेसिमल मतलब बहुत छोटा, इनफाइनेटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is considered as वेक्टर, क्या, वेक्टर, और इस वेक्टर का नाम होता है एंड इट इज एक्सियल वेक्टर, एंड इट इज एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर के बारे में अभी मैं बात करता हूँ आपके लिए, ये एक्सियल वेक्टर मैं वेक्टर चैप्टर में और डिटेल से बताऊंगा। तो इसके बारे में देखें, इन्फिनेटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब बहुत छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसको हम लोग क्या मानते हैं, वेक्टर, और इसका नाम ये बेसिकली एक्सियल वेक्टर में आ जाता है, कौन से वेक्टर में, एक्सियल वेक्टर में। लेकिन लार्ज डिस्प्लेसमेंट, लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो बड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये स्केलर होगा, क्या हो जाएगा, स्केलर। बट लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is, but large angular displacement is a scalar quantity। समझ गए स्टूडेंट्स, तो इसमें आपको मैंने बताया, ठीक है, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, रेडियन है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, और कौन कौन सा ये कौन कौन सा हुआ, एंगुलर डिस्पोजिशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा, दोनों का यूनिट रेडियन होगा। इन्फिनेटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ना, वेक्टर क्वांटिटी होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर, एक्सेल वेक्टर बोलेंगे। और लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग स्केलर मानेंगे, इन्फिनेटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, इसको हम एक्सियल वेक्टर करेंगे। अब एक्सियल वेक्टर के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूं जल्दी से। देखिए, एक्सियल वेक्टर किसको मानेंगे, कौन होता है, जो भी रोटेटिंग वेक्टर होगा, रोटेटिंग वेक्टर होता है उसका प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग उसको अगर वेक्टर लेते हैं तो एक डायरेक्शन देना होता है। उस केस में हम कहते हैं क्या, जैसे ये बॉडी ऐसे जा रहा है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। आप अपने हाथ के फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए, तो थंब आपका किधर आ गया, आउटवर्ड। तो और अगर ये क्लॉकवाइज घुमाएंगे, थंब क्या हो गया, इनवर्ड। इसका मतलब हम एक्सियल वेक्टर का दो ही डायरेक्शन, एक्सियल वेक्टर इसको एक्सिस बोलते हैं, ध्यान दीजिए, एक्सिस हो गया। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो थंब आपका एक्सिस के अलॉन्ग हो गया, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो थंब आपका जो है अंदर की तरफ हो जाएगा, दिख रहा है, अंदर की तरफ हो जाएगा, अंदर की तरफ, ठीक है। तो ऐसे घुमाएंगे तो थंब आपका अंदर की तरफ, यानी कि एक्सिस की तरफ ही, एक्सिस के अलॉन्ग लेकिन अंदर की तरफ, ऐसे घुमाएंगे तो एक्सिस के अलॉन्ग बाहर की तरफ। तो ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन एक्सिस के अलॉन्ग ही केवल हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर। और ये सारे रोटेटिंग वेक्टर जितने भी हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये सब के सब एक्सियल वेक्टर होते हैं।
इसका एक ही दो ही डायरेक्शन हो सकता है, या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को आउटवर्ड बोलेंगे, क्लॉकवाइज को इनवर्ड बोलेंगे। तो एक्सियल वेक्टर those vectors whose direction is along the axis of rotation, whose direction is along the axis of rotation, is called एक्सियल वेक्टर। तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर। एग्जाम्पल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। और एक्सियल वेक्टर के दो ही डायरेक्शन होते हैं, नोट पॉइंट में लिखेंगे। एक्सियल वेक्टर्स हैव only two directions, एंटी क्लॉकवाइज इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटवर्ड। आउटवर्ड क्यों, एंटी क्लॉक, एंटी फिंगर को एंटी क्लॉक घुमाया, थंब बाहर की तरफ, क्लॉकवाइज इसका डायरेक्शन हो जाएगा इनवर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सियल वेक्टर के दो ही डायरेक्शन, क्लॉकवाइज इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज इन आउटवर्ड। समझ गए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। अब हम लोग करने जा रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग करेंगे। देखिए तो अभी हमने क्या क्या कर लिया, ये रहा, हमने एंगुलर पोजीशन कर लिया, उसके बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर लिया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में सारी बातें मैंने आपके सामने रख दिया। अब हम लोग करने जा रहे हैं थर्ड पॉइंट, एंगुलर वेलोसिटी। और मेरे ख्याल से वीडियो की लेंथ को देख के लगता है कि मुझे अब ये लास्ट कर देना चाहिए। इस काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी, इसको ओमेगा से लिखते हैं स्टूडेंट्स। का डेफिनेशन क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, सर्कुलर मोशन किया और इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ डी थीटा, डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना, डेल्टा थीटा, कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट rotated by a moving body per unit time is called angular velocity, called angular velocity। क्लियर हो गया। इसका दूसरा डेफिनेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इसका नेक्स्ट डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ
रेट ऑफ, नेक्स्ट डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is called angular velocity. Rate of change of angular velocity, angular displacement is called angular velocity. देखिए एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। क्लियर हो गया। इसके बारे में क्या क्या पॉइंट पढ़ सकते हैं। इफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो, मतलब डेल्टा टी बहुत छोटा हो, उसके इसमें ओमेगा के बारे में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, पढ़ें आपने, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डी थीटा बाय डी टी। ठीक है, तो ओमेगा का फॉर्मूला हो गया डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, और थीटा अगर वेरिएबल हो, कांस्टेंट रूप में चेंज नहीं हो रहा हो, तो ओमेगा इजकल टू डी थीटा बाय डी टी। अगर इसके यूनिट की बात करें, यूनिट किसके, ओमेगा की यूनिट की बात करते हैं, तो इसका एंगल का यूनिट क्या होगा, रेडियन, टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड। अगर डायमेंशन की बात करें, तो रेडियन तो मैंने बताया था डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा, तो m0 L0 T-1, इसका डायमेंशन फ्रीक्वेंसी के जैसा हो जाएगा। ठीक है, इसका यूनिट क्या हो, डायमेंशन किसके बराबर जैसे हो जाएगा, फ्रिक्शन के जैसा होगा, फ्रिक्शन का भी डायमेंशन यही था। क्लियर हो गया। चलिए अब इसके बारे में कुछ और पॉइंट हम लोग बात करते हैं। यूनिट हमने देख ही लिया, डायमेंशन हमने देख ही लिया। अब इसके बारे में दो बातें आपको मैं बताऊं। इट इज आल्सो, ये कौन सा नेक्स्ट पॉइंट है, ये इसका डेफिनेशन फॉर्मूला हो गया, ये डेफिनेशन हो गया इधर से, ये फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला हो गया, यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखें, इट इज आल्सो एक्सियल वेक्टर। कौन सा वेक्टर है ये, एक्सियल वेक्टर। बताया था एक्सियल वेक्टर का ऐसा वेक्टर जो एक्सिस के अलोंग ही हो सकता है, जिसका डायरेक्शन केवल एक्सिस के अलोंग होता है। इसका दो ही डायरेक्शन होता है, आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब क्लॉकवाइज। ये एंगुलर वेलोसिटी हो गया स्टूडेंट्स। अब इसके रिगार्डिंग एक लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसके बाद इस लेक्चर को ड्रॉप करूंगा। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट आपने क्या पढ़ा, तो आपने पढ़ा रेडियन पर सेकेंड। ये तो स्टैंडर्ड या एसआई यूनिट तो हुआ ही हुआ। स्टूडेंट्स एंगुलर वेलोसिटी का कुछ और यूनिट भी होता है, आपने नाम सुना होगा, आरपीएस एंड आरपीएम, ऐसा भी आपने सुना, आरपीएस एंड आरपीएम, ये भी इसका यूनिट होता है एंगुलर वेलोसिटी। आरपीएस का मतलब समझे क्या होता है, आरपीएस, आरपीएस का फुल फॉर्म हो गया रिवॉल्यूशन पर मिनट या रोटेशन पर मिनट। तो मैं रोटेशन ही कर दूं, अच्छा रहेगा, रोटेशन, रोटेशन पर सेकेंड, पर सेकेंड, पर सेकेंड। देखिए कोई पार्टिकल एक पूरा रोटेशन करके यहाँ पे पहुँच जाता है, तो कितना एंगल घूमता है, 2 पाई रेडियन, यानी कि एक रोटेशन में कितना एंगल, 2 पाई, और एक सेकेंड में 2 पाई रेडियन। एक एक रोटेशन में कितना एंगल स्टूडेंट्स, 2 पाई रेडियन, कितने टाइम में, एक सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये तो स्टैंडर्ड या एसआई यूनिट होता ही होता है। तो देखें, आरपीएस को अगर एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना होगा तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करना, 1 आरपीएस इजकल टू, वहाँ पे 1 आरपीएस कर लूँ, 1 आरपीएस इजकल टू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। अगर मान लीजिए 20 आरपीएस हुआ, तो मतलब एक आरपीएस में कितना, 2 पाई, 20 आरपीएस में 20, यानी कि 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट यूनिट अगर आरपीएम की बात करें, मेगा का दूसरा यूनिट 1 आर, आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट। इसका मतलब क्या हो गया,
2 पाई, एक रोटेशन में कितना एंगल, 2 पाई रेडियन, टाइम कितना 1 मिनट, 2 पाई रेडियन, 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। तो कैंसिल करें तो 30 हो जाएगा क्या, यानी कि पाई/30 रेडियन पर सेकेंड। 1 आरपीएम में कितना हो गया स्टूडेंट्स, 1 आरपीएम का मतलब पाई/30। कैसे, एक रोटेशन का मतलब, आरपीएम का मतलब रोटेशन पर मिनट, एक रोटेशन में 2 पाई एंगल और 1 मिनट में तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो का आंसर 30, तो पाई/30 रेडियन पर सेकेंड। तो देखिए 1 आरपीएम इजकल टू पाई/30 रेडियन पर सेकेंड। अगर मुझे 20 आरपीएम है तो मैं क्या लिखूंगा, एक आरपीएम में पाई/30, 20 आरपीएम में 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इतना रेडियन पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, तो आज मैं क्लास को जल्दी से फिनिश करता हूँ, थोड़ा सा देख लें हमने क्या पढ़ा। हमने ये बताया कि मैकेनिक्स 3 में क्या क्या चैप्टर होगा। इसके बाद हमने मैकेनिक्स 3 का पहला चैप्टर सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया, ये टॉपिक बताया, यहाँ तक टॉपिक का नाम था। उसके बाद हमने पहला टॉपिक पढ़ना शुरू किया, सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब आप सर्कल पे मूव करते हैं, सर्कल के पार्ट मूव करते हैं तो सर्कुलर मोशन होता है, उसका डेफिनेशन हो गया, यहाँ पे भी डेफिनेशन हो गया। इसके बाद एंगुलर पोजीशन बताया क्या कि सर्कुलर मोशन में आप मोशन करते हैं तो उस आपका पोजीशन एक रेफरेंस के रिस्पेक्ट में लिया जाता है, रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में लिया जाता है, उसके रिस्पेक्ट में आप कितना एंगल आगे या पीछे, ये आपका एंगुलर पोजीशन होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर आपका एंगुलर पोजीशन चेंज हो रहा है तो आप में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, उसके बारे में सारी चीज़ बताया। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में हमने जो टाइम लिया है उस टाइम से उसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में सारा चीज़ बता दिया है, रेडियन पर सेकेंड, एक्सियल वेक्टर होते हैं, ये सब सारे जो भी रोटेटिंग वेक्टर होते हैं एक्सियल वेक्टर होते हैं। उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी का 2 यूनिट हो जाता है, एक और यूनिट होता है आरपीएस और आरपीएम। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स, और मैं इस लेक्चर को यहीं पर ड्रॉप करता हूँ। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और कमेंट्स के तौर पे कुछ ना कुछ बताएं कैसा क्या जा रहा है, हमें आइडिया लगता जाएगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आपको क्या चाहिए। ठीक है, थैंक यू।